नमस्कार। हम पढ़ रहे थे थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा एसएसटी के लिए अर्थशास्त्र की जो किताब थी। अब अर्थशास्त्र की किताब के हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं और तीसरा चैप्टर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हम पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, वैसे तो हम किताब की जो पूरा मैटर है उसको पूरा रिवाइज़ करेंगे अच्छे तरीके से और पीछे के आपने 2 चैप्टर के वीडियो देखे होंगे, उसी तरीके से ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो आप सीरीज़ बीच में छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये लाभदायक है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये बेसिक सी बात है। अब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को समझने के लिए इन शब्दों का मतलब तो हम आगे समझेंगे और पूरी किताब का जो पूरा चैप्टर है 10 पेज का वो हम पूरा पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत की आज़ादी से। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उसके बाद में आम चुनाव हुए और भारत की जो पंचवर्षीय योजनाओं की जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसकी शुरुआत होती है। अब आज़ादी के समय आप जानते हैं कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ और भारत का संविधान बना, उस दौरान विश्व है वो 2 खेमों में बँटा हुआ था, जिसमें एक का जो नेतृत्व है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, जो कि पूंजीवादी विचारधारा पर चलता था और दूसरा जो देश है, वो सोवियत संघ और वो है, वो साम्यवादी विचारधारा पर चलता था, उसके नेतृत्व में दूसरा खेमा बना हुआ था। अब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने इसमें से किसी भी खेमे में शामिल होने से इनकार कर दिया और गुटनिरपेक्षता की नीति पर चला। तो भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर भी आपको न तो पूर्णतः पूंजीवादी दिखाई देती है और न पूर्णतः आपको समाजवादी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था दिखाई देती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो आज़ादी के बाद में हुई, इस राह पर भारत की अर्थव्यवस्था चली, तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात इसके अंदर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं। और वैसे हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है उस पर थोड़ा-सा अधिक आप देखेंगे तो सोवियत संघ का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, जिस प्रकार से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की स्कीम है वो भी वहीं से आई थी। और चूँकि पहले प्रधानमंत्री हैं वो सोवियत संघ से प्रभावित भी थे, सोवियत संघ की उन्होंने यात्रा भी की थी और उसके बाद में जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे 1920 के दशक में अंत में 1929 के आस-पास, तो जिस प्रकार से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था अखबारों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, उसको लेकर उनके जो समाजवादी विचार हैं, उसको लेकर उनके जो कांग्रेस के रूढ़िवादी नेता थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद भी महत्वपूर्ण थे उस समय, तो उनके साथ उनकी टकराहट भी हुई, गांधी जी ने उनका समझौता करवाया, काफ़ी सारे। यानी हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि नेहरू पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव तो था। अब भारत की अर्थव्यवस्था उन्हीं के नेतृत्व में शुरू के डेढ़ दशक तक चली है और उसके बाद में भी भारत की अर्थव्यवस्था पर वैसा ही प्रभाव देखने को मिला। इसका कारण आप समय की जो भी परिस्थितियाँ रही हो उसको मान सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव है, तो प्रभाव ये हुआ कि कुछ हद तक भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है, वो काफ़ी कम रही और उसके बाद में स्थितियाँ ठीक-ठीक चलती रही, लेकिन 1980 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था संकट में घिरने लगी थी। क्यों? क्योंकि देखिए जनसंख्या वृद्धि बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा सरकार का जो रक्षा पर खर्च है या जो समाज की कल्याणकारी योजनाएँ हैं, उन पर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था और व्यापार असंतुलन का सामना करना पड़ रहा था। यानी भारत सरकार का निर्यात तो भारत देश का निर्यात तो लगातार कम होता जा रहा था और आयात बढ़ता जा रहा था। और जब निर्यात बहुत कम होता है और आयात अधिक हो जाता है क्योंकि आप बाहर से कुछ मँगाते हैं तो आपको विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता पड़ती है। यानी विदेशी मुद्राओं में जो जैसे अमेरिकन डॉलर सबसे अधिक चलता है, सब जगह स्वीकार्य है। तो उस तरीके की आपको विदेशी मुद्राएँ चाहिए, जिसमें आप लेन-देन कर सकें। नहीं तो क्योंकि हर जगह आप भारत की मुद्रा तो दे नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत सारे देशों से तेल खरीदेंगे और भारत की मुद्रा दे देंगे, ऐसा तो चलता नहीं था। अब तो फिर भी कहीं 1-2 जगह थोड़ा बहुत ले लेते हैं, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि अमेरिकन डॉलर का सर्वाधिक प्रभाव है। या फिर उस देश की मुद्रा आपके पास हो, तो उसमें आपको जैसे खाड़ी देशों वाला जो संकट था, उसमें यही तो हुआ। यानी ये जो अपनी अर्थव्यवस्था का 1980 के दशक का संकट था, इस संकट के बाद में 1990 में जो बहुत ही एक आप देखते हैं कि भारत सरकार के पास 15 दिन का ही रिज़र्व नहीं बचा विदेशी मुद्रा भंडार का कि वो आयात कर सके। तो उसका जो तात्कालिक कारण था, वो खाड़ी युद्ध था। जो 1991 का वित्तीय संकट है, वित्तीय संकट, कब का? 1991 का। इसका तात्कालिक कारण क्या था? खाड़ी युद्ध। तात्कालिक कारण था 1990 का खाड़ी युद्ध। जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया, इराक के लीडर तरीके के तानाशाही थे वो। तानाशाह थे सद्दाम हुसैन, उन्होंने कुवैत पर आक्रमण कर दिया
अब भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? भारत उससे के कारण संकट में क्यों घिरा? क्योंकि तेल की आपूर्ति बहुत अधिक वहाँ से होती थी और तेल की कीमतों के कारण जो तेल की कीमतों में उछाल आया क्योंकि वहाँ पे लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई छिड़ने और भी बहुत सारे देश उसमें शामिल हो गए अलग-अलग खेमों में। तो उसके कारण क्या हुआ कि तेल की कीमतों में उछाल आया। अब भारत क्या है कि बहुत सारा अपना जो तेल है, वो बाहर से मँगाता है। आज भी भारत का जो अधिकांश तेल का है वो आयात ही किया जाता है। तो इसके कारण क्या हुआ कि उसका भुगतान किसमें करना पड़ेगा? विदेशी मुद्रा के अंदर करना पड़ेगा। इसके अलावा उस समय खाड़ी के देशों में भारत के बहुत सारे लोग भी रहते थे, खास तौर से इराक में भारत के काफ़ी लोग काम करते थे। जैसे अब आप देखते हो ना कि यूएई में, ओमान में, सऊदी अरब में भारत के कितने लोग काम करते हैं। उस समय भारत के लोग हैं वो इराक बहुत जाते थे। आपने सुना भी होगा कि वो इराक गया था, ये इराक गया था। यदि आपने आस-पास कभी सुना हो तो। बहुत लोग हमने जब मैं छोटा था तो हम देखते थे कि बहुत से लोग इराक जाते थे। और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो अरब प्रायद्वीप के देश हैं, इसके अंदर जो मुस्लिम समुदाय है, उसके बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। लेकिन उस समय क्या आप पता करना कि उस समय जो इराक जाते थे, उसमें मुस्लिम्स के साथ-साथ हिंदू भी बहुत बड़ी संख्या में खड़े उस इराक में काम करने जाते थे। तो उसके कारण जो वो विदेशी मुद्रा भेज रहे थे, वो भारत के क्या आती थी? तेल के में काम आ जाती थी, जब तेल आयात करते थे। अब वो विदेशी मुद्रा जो वो भेजते थे, वो उसका आगमन कम हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिला या बहुत सारे लोग वापस आ गए। तो इसके कारण दोहरा संकट हो गया और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एकदम न्यूनतम स्तर पर आ गया। अब भारत को विदेशी मुद्रा भंडार फिर से लेवल में लाने के लिए भारत को कर्ज की आवश्यकता थी। तो इसके लिए आईएमएफ से भारत ने संपर्क किया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, विश्व बैंक से भी संपर्क किया। तो उन संस्थाओं ने भारत सरकार से ये शर्तें रखी कि यदि आपको कर्ज चाहिए तो आपको अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज़ करना होगा यानी उदार बनाना होगा। आपको निजीकरण करना होगा यानी हर क्षेत्र के अंदर सरकार काम नहीं कर सकती। आपको निजी क्षेत्र के लिए अपने सेक्टर्स को खोलना पड़ेगा। विदेशी कंपनियों को अपने क्षेत्रों में मतलब प्रभाव या निवेश करने की अनुमति देनी होगी। यानी अर्थव्यवस्था को उदारीकरण उदारीकरण शब्द का मतलब धीरे-धीरे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएँगे, जैसे-जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, ताकि इस चैप्टर को जब मैं आपको रीडिंग उसकी करवाऊँ तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़े, दिमाग में आपकी फिट बैठती रही चीज़ें। और ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें 1-2 पॉइंट कोई टेक्निकल या कोई सन वगैरह का भले ही, बाकी आप एक बार ठीक से पढ़ लोगे तो आपको एग्ज़ाम तक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तात्कालिक कारण 1990 का खाड़ी युद्ध हो गया और किस प्रकार का आर्थिक संकट था? उस आर्थिक संकट को निकालने के लिए 1991 के अंदर 1991 की नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई और उस समय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव ये भारत के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पहले रिज़र्व बैंक के गवर्नर भी रहे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे यानी वित्त मंत्री थे, जो कि 2004 से 2014 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, जो यूपीए की सरकार थी, उसमें 2 बार ये प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 2014 के बीच में और पिछले साल इनका देहांत हो गया था। तो ये बहुत जाने-माने भारत के टॉप अर्थशास्त्रियों की बात करेंगे तो हमेशा इनका नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। तो इन्होंने जो उदारीकरण की शुरुआत की, उसके कारण देश को लाभ अधिक हुए, हानियाँ कम हुई। हालाँकि हम उदारीकरण के लाभ और हानि दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन लाभ अधिक हुआ क्योंकि भारत की आर्थिक वृद्धि दर है, वो तेज़ी से बढ़ी और उसके लाभों की चर्चा में हम इसके और लाभों के बारे में भी बात कर लेंगे। तो उदारीकरण की ये शुरुआत होती है, नई आर्थिक नीति आ जाती है और वो जो इसमें अब हम अलग-अलग बात ही कर लेते हैं चलो। बाकी तो हम फिर वो चैप्टर पढ़ेंगे तो वो दोबारा सारी की सारी बात दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चैप्टर हम पूरा पढ़ ही रहे हैं। तो हम डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात पे आ जाते हैं अपनी उदारीकरण। उदारीकरण है क्या? देखिए सिंपल शब्दों में यदि आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो सरकार जो भी सरकारी अवरोध हैं, सरकार द्वारा इसकी मैं परिभाषा लिखवा ही देता हूँ। सरकार द्वारा व्यापार से अवरोधों व प्रतिबंधों को हटाना ही उदारीकरण है। यानी सरकार निजी क्षेत्र को अधिक से अधिक मौका देगी। न सिर्फ देशी निजी क्षेत्र बल्कि विदेशी निजी क्षेत्र को भी अपने देश में उद्योग धंधे की स्थापना की, व्यापार करने का मौका देगी।
अब इस उदारीकरण में हम और चर्चा करें किस प्रकार से, तो उदारीकरण में किया क्या सरकार ने? यानी कौन-कौन से ऐसी चीज़ें की? ये एक सिंपल परिभाषा तो ये होगी कि सरकार द्वारा व्यापार से अवरोधों व प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण है। लेकिन सरकार ने किया क्या? क्या किया? बेसिक पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं। सरकारी क्षेत्र के लिए जो उद्योग सीमित उद्योग थे, सरकारी क्षेत्र के लिए सीमित उद्योगों की संख्या कम की। यानी बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जिसके अंदर निजी क्षेत्र कदम ही नहीं रख सकता था और वो पूरी तरीके से सरकार के लिए आरक्षित थे। यानी उन सेक्टर में सिर्फ सरकार ही काम करती थी, निजी क्षेत्र उस क्षेत्र में काम ही नहीं करता था। उनकी संख्या धीरे-धीरे कम कर दी और जैसा कि अब पता है तो 5 ही सेक्टर और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया भी आप लाइसेंसिंग से संबंधित अभी बताता हूँ आपको। और क्या हुआ? लाइसेंसिंग प्रक्रिया सुधारी गई और इसके अलावा जो सरकारी ये सरकारी क्षेत्रों वालों में लिखाई दिया, लाइसेंसिंग यानी उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए सरकारी क्षेत्र जो डिपार्टमेंट्स थे, सुधार किया लिख दिया, सुधार किया। सरकारी जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया थी उसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था निजी क्षेत्र को अपना व्यापार शुरू करने के लिए, उद्योग धंधों की स्थापना करने के लिए। और बाद में धीरे-धीरे लाइसेंसिंग प्रक्रिया के नियम ढीले किए गए और जैसा कि अब तो आप जानते हैं कि लाइसेंसिंग में सिर्फ 5 ही प्रकार के वर्तमान में तो सिर्फ जो 5 प्रकार के उद्योग हैं, उसके लिए ही आपको लाइसेंसिंग चाहिए, तो बेसिक सी बात आपने हर किताब में पढ़ी होगी। कौन-कौन से उद्योग हैं जिसके लिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता होती है? अल्कोहल से संबंधित, नंबर 2 आपके जो टोबैको रिलेटेड है, तम्बाकू संबंधित सिगरेट, सिगार इत्यादि के लिए, इसके लिए आपको लाइसेंसिंग की आवश्यकता होती है या फिर जो खतरनाक केमिकल हैं, जोखिम भरे रसायन, उसके लिए आपको अभी आवश्यकता पड़ती है और नंबर 4 है जो विस्फोटक हैं, औद्योगिक क्षेत्र में काम आने वाले विस्फोटक। क्योंकि आप यदि माइनिंग वगैरह करते हैं या टनल वगैरह बनाते हैं तो आपको वो जो संरचनाएँ हैं उनको फोड़ने के लिए विस्फोटकों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो चूँकि उसका उपयोग है वो दुरुपयोग ना कर लिया जाए दूसरे क्षेत्रों के अंदर, तो इसलिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता होती है। और नंबर 5 जो आपका है, जो आपके एयरोस्पेस से संबंधित हैं या रक्षा उपकरण से संबंधित उद्योग है, इसके लिए। इसके लिए आपको लाइसेंसिंग की आवश्यकता है। बाकी में लाइसेंसिंग की प्रक्रिया समाप्त कर दी यानी नॉर्मल तरीके से आप अपना व्यापार शुरू करते हैं। तो ये उदारीकरण की प्रक्रियाओं की परिणाम है कि इतने कम क्षेत्रों के अंदर हमें अब लाइसेंस लेना पड़ता है। अब उदारीकरण देखिए सिर्फ इतना ही नहीं है उदारीकरण में हम वित्तीय क्षेत्र के अंदर क्या सुधार हुए? इसके अलावा विदेशी निवेश की जो सीमा है यानी वित्तीय क्षेत्र निवेश का क्षेत्र जो विदेशी निवेश के देश की जो कर व्यवस्था है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में और से लेकर और वर्तमान में जीएसटी और जीएसटी की जो वर्तमान में अभी बैठक हुई जिसके अंदर आपकी जीएसटी की दरों में परिवर्तन किया गया है उसके बारे में मैंने किताब में पूरी डिटेल दे रखी है हम किताब के अंदर पढ़ लेंगे और जो आपका कर व्यवस्था की संरचना है वो सारी हम किताब के अंदर ही पढ़ लेंगे क्योंकि मैं हर चीज यहाँ लिखने लग जाऊंगा तो फिर वो रिपीटेंस हो जाएगी अब उसके बाद में हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे इस उदारीकरण के संबंध में कि उदारीकरण के लाभ क्या है और हानियां क्या है उदारीकरण के और सेम आपको वैश्वीकरण के लाभ हानियां भी लगभग सेम आपको देखने को मिल जाएंगे उदारीकरण के क्या क्या आपको एक लाभ और हानि लाभ क्या है और हानि क्या है देखो उदारीकरण के लाभ यदि आप देखोगे तो क्या लाभ हुआ देश का आर्थिक विकास हुआ आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ी नंबर 2 प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई जब विदेशी कंपनियां आएंगी तो और बहुत सारे सेक्टर होंगे, सरकार के साथ निजी सेक्टर भी होगा उसी क्षेत्र के अंदर, तो क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकते, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, दाम कम रखने की कोशिश करेंगे, का उतना ही प्रॉफिट बढ़ता नहीं सॉरी उसका उतना ही क्षेत्र बढ़ता जाएगा नहीं हर किसी पे दबाव रहता है देखिए आप किसी क्षेत्र के अंदर एक दो ही कंपनियां काम कर रही हो और एक क्षेत्र के अंदर 10 कंपनियां काम कर रही हो तो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा होगी जैसे भारत का टेलीकॉम सेक्टर ही देख लो धीरे धीरे मोनोपोली की ओर जा रहा है अभी सिर्फ जो जियो और एयरटेल है उसके बीच में बचा है वोडाफोन आइडिया तो एक तरीके से खत्म हो रही है और जब भी आप देखोगे बहुत पुरानी आप बात करेंगे जब टेलीकॉम सेक्टर की शुरुआत हुई तो बहुत सारी कंपनियां होती थी कोई टाटा इंडिकॉम और कोई ये तो उसके कारण क्या होती थी प्रतिस्पर्धा रहती थी और वो छूट देती रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपने पास जुड़े और हर क्षेत्र के अंदर ये होता है कि यदि एक या दो कंपनी ही बचती हैं तो उनकी मोनोपोली हो जाती है और वो आपस में सेटिंग करके और अपने तरीके से अपने फायदे के लिए नीतियां बनाती हैं और ग्राहकों को एक तरीके से भूल जाती है इसके अलावा और क्या होता है उपभोक्ता को लाभ हुआ क्योंकि उसके पास चॉइसेस बढ़ी
चॉइस ज़्यादा बढ़ेगी तो अपनी जो उसको अच्छा लगे, जिस जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ ले सकता है। भारत में नई टेक्नोलॉजी का प्रवेश हुआ, नई प्रौद्योगिकी का प्रवेश हुआ, रोज़गारों का सृजन हुआ और विश्व के साथ जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, उसके साथ एकीकरण हुआ एक तरीके से, जिसको हम वैश्वीकरण भी बोलते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। तो ये तो क्या है उदारीकरण के लाभ। अब उदारीकरण के लाभ पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि उदारीकरण के तो लाभ ही लाभ है, लेकिन इसकी कुछ हानियां भी हैं। जैसे हानियों में आप हम बेसिक तौर पे बात करें तो आय असमानता बढ़ी है। यानी जो संपत्ति का जनरेशन हुआ, आय समानता कहा, असमानता कहो, आय की असमानता हुई। यानी जो संपत्ति बढ़ी है, वो कुछ ही लोगों के पास में, देश के कुछ ही प्रतिशत लोगों की संपत्ति बढ़ी, बाकी लोग गरीब के गरीब, यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी है, आय की असमानता बढ़ी है। विदेशों पर निर्भरता बढ़ी, विदेशी कंपनी भारत के बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रही है, तो विदेशी निर्भरता यानी आत्मनिर्भरता में थोड़ी-सी कमी आ गई। इसके अलावा जो भारत के घरेलू उद्योग हैं, जो उस तरीके से उनके पास मशीनरी या टेक्नीक नहीं थी, उन पर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा, उन पर दबाव बढ़ा। हालाँकि उसको देखते हुए कइयों ने अपनी क्वालिटी बढ़ाई और जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, उसके अनुरूप काम किया और आगे बढ़े, लेकिन बहुत सारे उद्योगों को पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रभाव भी है। कि विदेशी कंपनियों के जिस प्रकार के प्रचार-प्रसार है और जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, उसके कारण कुछ लोगों का ये मानना है कि भारत का पाश्चात्यकरण हो रहा है, भारत की संस्कृति पर नेगेटिव इफ़ेक्ट इसका आ रहा है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं या आप बात मान सकते हैं, एक पॉइंट लिख सकते हैं क्षेत्रीय असंतुलन का। यानी आप देखते हैं कि जैसे तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इस प्रकार के कई राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारे विदेशी निवेश आए हैं, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई हैं, निजी क्षेत्र भी बहुत सारा वहीं पे काम कर रहा है और जबकि भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, वो पिछड़े ही बने रहे। राजस्थान भी एक तरीके से पिछड़ा ही राज्य बना रहा था लंबे समय तक, लेकिन अब ये जो एनर्जी सेक्टर वाला बूम आया है, खास तौर से पश्चिमी राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से सौर और जो पवन ऊर्जा के संयंत्र स्थापित हो रहे हैं, जिसके कारण निवेश यहाँ पे बढ़ा है और एक बाड़मेर के अंदर जो तेल की खोज हुई उसके बाद में। नहीं तो इसके कारण काफ़ी सुधरा है राजस्थान का जो क्षेत्र है। तो इस प्रकार के हम उदारीकरण के लाभ और हानियों की चर्चाएँ करेंगे और फिर हम अगला जो टॉपिक उसके अंदर आएगा हमारा निजीकरण का। अब निजीकरण क्या है? शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, बाकी हम किताब में पढ़ लेंगे। निजीकरण अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। जब इसमें एस लिख दो, कोई जेड लिख देता है, ठीक है। निजीकरण। अब निजीकरण की सामान्य सी परिभाषा हम बात करें तो उससे समझ जाओगे आप। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी, उद्योग या व्यवसाय को निजी क्षेत्र के हाथ में सौंप देना। निजी क्षेत्र को सौंप देना ही क्या कहलाता है? यानी जिस पर वो संस्था खड़ी तो की है, वो व्यवसाय खड़ा तो किया है सरकार ने, लेकिन उसको बेच दिया जाए, निजी क्षेत्र के हाथ में सौंप दिया जाए, तो एक तरीके से उसका निजीकरण है। अब यहाँ पे निजीकरण में ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार पूरा ही उसको बेच दे। सरकार क्या कर सकती है? एक शब्द आता है आपके लिए विनिवेश, यानी अपना कुछ हिस्सा, उसका कुछ परसेंटेज है, विनिवेश को इंग्लिश में डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अपना कुछ हिस्सा है वो बेच देती है। यानी किसी कंपनी के अंदर जो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, उसके अंदर 15% बेच दी, 12% बेच दी, 33% बेच दी। तो उस प्रकार से अपनी हिस्सेदारी है वो कुछ निजी क्षेत्र को दे सकती है। अब ये जो विनिवेश है ये भी अलग-अलग प्रकार का होता है। यानी 50% से कम हिस्सेदारी यदि हम बेचते हैं, तो वो आंशिक विनिवेश है और यदि 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी हम बेचते हैं, तो वो आपका रणनीतिक विनिवेश हो जाता है। एक तो आंशिक विनिवेश होता है और एक आपका रणनीतिक विनिवेश होता है। और सिर्फ यही निजीकरण का तरीका नहीं है। पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी वाला मॉडल भी चलता है इसके अंदर, निजीकरण के अंदर। ये आपका जो ठेकाकरण है, ठेकाकरण का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी कुछ चीजें हैं वो सरकार चलाने को दे देती है, तो ठेकाकरण वाला है। तो ऐसे निजीकरण के कई रूप हैं, उन रूपों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर निजीकरण का उद्देश्य क्या है? निजीकरण के लाभ क्या हैं?
और निजीकरण की हानियाँ क्या हैं। एक बार यदि आपने समझ लिया, तो आपको कैसे भी ऑप्शन दे दे, आप समझ जाओगे कि ये लाभ है और ये हानि है। निजी क्षेत्र, अब निजीकरण का उद्देश्य क्या है कि जो घाटे में चल रही सरकारी संस्थान है, सरकारी कंपनियां हैं, उनमें सुधार कर उनका जो ऋण है बढ़ता जा रहा है घाटे में। जैसे आप, भारत ने एयर इंडिया भेजी सरकार ने पीछे टाटा समूह को, तो लगातार घाटे में चल रही थी और सरकार कर्ज पे कर्ज लिए जा रही थी, तो सरकार ने सोचा इसको निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए, तो सरकार ने उसको टाटा समूह को बेच दिया। तो यानी इस प्रकार की, या फिर उसकी प्रबंधन क्षमता बढ़ाने के लिए कि निजी क्षेत्र के जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन कर पाएंगे सरकार की तुलना में, यदि सरकार किसी क्षेत्र में ऐसा सोचती है तो उनको सौंप देती है। तो इस निजीकरण के लाभ भी हैं और निजीकरण की हानियां भी हैं। तो निजीकरण की लाभ, और यानी इसके पक्ष में भी लोग तर्क देते हैं और इसके विपक्ष में भी लोग तर्क देते हैं कि निजीकरण के पक्ष में और विपक्ष में, कि निजीकरण, कुछ लोग कहेंगे निजीकरण अच्छा है और कुछ कहेंगे कि निजीकरण खराब है। जो पक्ष में देते हैं वो क्या कहेंगे कि इससे क्या होती है, दक्षता बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है। यदि निजी क्षेत्र को सौंपते हैं तो दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसके अलावा जो सरकार को इसमें घाटा होता है, उसके कारण राजकोषीय जो घाटे है उसके अंदर कमी लाई जा सकती है इनको बेचकर, राजकोषीय घाटे की कमी। और इसके अलावा जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ाने के लिए, इस प्रकार की कुछ चीजें इसमें बताते हैं। और विपक्ष में बताते हैं वो कि सामाजिक कल्याण और समानता जो है वो इससे प्रभावित होती है। यानी निजी क्षेत्र है वो सिर्फ लाभ के मुद्दे पे काम करता है, जबकि सरकारी कंपनी होगी और यदि उसको लाभ होता है तो उसका लाभ समाज के सभी हिस्सों को मिलता है। निजी क्षेत्र की किसी कंपनी को लाभ होता है तो वो उसका जो मालिक है उसी को सर्वाधिक लाभ मिलता है। इसके अलावा रोजगार का जो सुरक्षा की गारंटी है वो नहीं होती निजी क्षेत्र में। सरकारी स्वामित्व वाले जो संयंत्र होते हैं, व्यापार होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, रोजगार सुरक्षा की हानि, यानी क्योंकि देखते हैं ना आप सरकारी नौकरी, आप ये वीडियो भी तो सरकारी नौकरी के लिए देख रहे हो। क्यों क्यों क्योंकि सरकारी नौकरी के अंदर एक स्थायित्व है, आपको बहुत सारी सुरक्षाएं मिलती हैं, बहुत सारे लाभ मिलते हैं, और उसमें यह है कि आपको बहुत ही, यदि आपने कुछ गलत नहीं किया हो तो आपको कभी हटाया भी नहीं जाएगा। लेकिन निजी क्षेत्र के अंदर ऐसा नहीं है, तो रोजगार की जो सुरक्षा है उसकी हानि हुई है। इसके अलावा आपके निजी एकाधिकार का जोखिम, निजी सेक्टर है उसके लिए सभी चीजें इस प्रकार से हम देते जाएंगे तो निजी सेक्टर का एकाधिकार हो जाएगा। अब सरकार पे तो दबाव बनाया जा सकता है, निजी क्षेत्र पे दबाव बनाना मुश्किल है। मान लीजिए कि सरकारी कंपनी ही बीएसएनएल की सेवाओं की रेट बहुत सारी बढ़ाते थे, बहुत सारे बीएसएनएल, मान लो कि बहुत सारे लोग बीएसएनएल का इस्तेमाल करते हो और सरकार अचानक बहुत सारी दरें बढ़ाना चाहे उसकी, कॉलिंग की, मैसेजिंग की, तो यानी रिचार्ज की रेट बढ़ाना चाहे, तो धीरे-धीरे बहुत सारा, मतलब लोग आक्रोश व्यक्त करेंगे और उसके अंदर बयानबाज़ी होगी और सरकार को हमेशा वोटों का नुकसान की चिंता रहती है, तो सरकार क्या करेगी? उसकी बढ़ोतरी या तो बहुत कम करेगी या उसको रोक देगी। लेकिन ऐसे ही प्राइवेट कंपनियाँ रिचार्ज की रेट अचानक बढ़ा देती है, 1-2 बार लोग फेसबुक पे लिखते हैं, कुछ नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं और अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ाते रहते हैं। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। और हम किताब के अंदर चर्चा कर लेंगे, उसके सारे पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। एक आध चीज़ ऐसे लगातार बात करते हैं तो भूल भी जाते हैं। तो ये निजीकरण के संबंध में हम बात करेंगे, इसकी लाभ, हानियाँ, इसके उद्देश्य, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर लास्ट इसका जो पॉइंट है, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे वाशिंगटन सहमति है, आपका जो प्रतिस्पर्धा वाला नियम है, ज़ेड लिख दो, एस भी लिख देते हैं, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण देखिए, सामान्य मैं हमेशा एक लाइन में जो बताता हूँ आपको, किसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। किसी अर्थव्यवस्था का, किसी देश की अर्थव्यवस्था कह सकते हो, उसका विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ, यानी सब मिलजुल कर, यानी विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। राइटिंग पे मत जाओ, मेरे पास नहीं है इतना टाइम जल्दी जल्दी, क्योंकि क्या करोगे यहाँ पे सुंदर देख के, समझ तो आप रही हो, बच्चे तो है ही नहीं। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, व्यापार की जो बाधाएं हैं वो कम की जाती हैं। इस संबंध में हमने बेसिक जो बात की थी शुरू में, वो सारी चीजें आ गई, ठीक है। इसमें पूंजी, श्रम, सेवा, वस्तुओं, इनका निर्बाध प्रवाह होता है।
यानी एक देश से दूसरे देश के अंदर यानी आपको अमेरिका की, चीन की, जापान की, अफ्रीका में बनी हो चाहे कहीं पे या पश्चिमी एशिया में बनी हो, पूर्वी एशिया में बनी हो, दक्षिण एशिया में बनी हो, कहीं पे भी दुनिया में कोई चीज़ें बन रही हैं, किसी प्रकार की सेवाएँ हैं, उसका आप लाभ मिल जाता है। यदि आपकी अर्थव्यवस्था उदार है और वैश्वीकरण के में आपका जो है विश्व व्यापार संगठन पढ़ेंगे तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। यानी विश्व की सब अर्थव्यवस्था के साथ यदि तालमेल करके आपका देश आगे बढ़ रहा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने की और बहुत सारी सेवाएँ आपको मिल जाती हैं। जैसे आप खरीदते भी हैं, जैसे आप अ, अलग-अलग प्रकार के बर्गर और पिज़्ज़ा की कंपनियाँ देखते हैं, कपड़ों की, जूतों की कंपनियाँ देखते हैं, मोबाइल्स की कंपनियाँ देखते हैं। तो आपके पास हर जो देश में काम करने वाली कंपनियाँ हैं, हर देश की जो कंपनियाँ हैं, उसके उत्पाद आपको उपलब्ध है। लेकिन आपको ऐसे हर जगह नहीं मिलते, जैसे आप उत्तर कोरिया में चले जाओगे तो आपको विदेशों की बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ज़्यादातर आपको कहाँ की चीज़ें मिलेंगी? या तो उत्तर कोरिया में बनी होंगी या चीन में बनी होंगी या आपके रूस वगैरह में बनी होंगी। यानी बहुत से उत्पादों से वहाँ के लोग वंचित हैं। तो ये ग्लोबलाइज़ेशन के बारे में, वैश्वीकरण के बारे में चीज़ें हैं और इसी के अंदर फिर हम पढ़ेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में, मल्टीनेशनल जिसको कंपनीज़ एमएनसी कहते हैं। मल्टी यानी वैसी कंपनियाँ जो एक से अधिक देशों में काम करती हैं। यानी भारत में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ काम करती हैं। तो वो तो आप बहुत सारे नाम गिनवा सकते हैं, उसमें तो कोई अंत ही नहीं है। यहाँ पे एप्पल भी काम करती है, गूगल भी काम करती है, पेप्सी भी काम करती है और भी चाहे आप कपड़ों के ले लो, जूतों के ले लो, सभी प्रकार के ब्रांड यहाँ पे काम करते हैं। और भारत ही क्यों और भी बहुत सारे देशों में काम करते हैं। भारत की बहुत सारी कंपनियाँ भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं जो बाहर काम करती हैं। जैसे आपकी इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, टाटा हो गई, हिंडाल्को हो गई और आप मेडिकल में देखो तो सन फार्मा हो गई, डॉक्टर रेड्डीज़ लैबोरेटरी हो गई, है ना? बजाज के ऑटो बहुत बिकते हैं बजाज के जो दुपहिया वाहन है वो अफ्रीका और अन्य देशों में बहुत बिकते हैं। तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होगी ना, नहीं एक से अधिक देशों में काम करती हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने वाहन आजकल दूसरे देशों में बेचने लगा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो भारत की हैं और उन्होंने विदेशों में भी सफलता पाई है। वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बाकी किसमें कितना विदेशी निवेश की छूट है, उसमें हम अलग-अलग पढ़ लेंगे, कि विदेशी निवेश में भी 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसकी हम डिटेल पढ़ लेंगे और बाकी मैंने आपको बता ही दिया। जैसे विदेशी निवेश भी आप देखेंगे तो एक तो होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको आप एफडीआई बोलते हो और दूसरा होता है विदेशी संस्थागत या पोर्टफोलियो निवेश, संस्थागत या पोर्टफोलियो निवेश, जिसको आप एफपीआई नहीं एफआईआई बोलते हो, एफआईआई बोलते हो। विदेशी संस्थागत निवेश। अब एफडीआई और एफआईआई में अंतर क्या है? ये हम सारणी के माध्यम से पूरा बुक के अंदर समझ लेंगे और इनका क्या और टेक्निकल डिटेल्स हैं या फिर सरकार देश के अंदर जो सेज की स्थापना हुई है, अलग-अलग स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाए हैं, उनका क्या लाभ है? यानी उसके अंदर रूल रेगुलेशन अलग होते हैं, बहुत सारी छूट मिलती है सरकार उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के सेज की स्थापना की गई। और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो भारत क्यों आती हैं? किसके कारण आती हैं? भारत क्या एक विशाल बाज़ार है। कम लागत में यहाँ पे श्रम उपलब्ध है ना? और सरकार की नीतियाँ भी आजकल विदेशी निवेश को बढ़ावा देने वाली हैं। तो इसके कारण बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ लगातार भारत में आती जा रही हैं। ऐसे करते-करते ये पूरा जो चैप्टर है बेसिक मैंने आपको इसका बता दिया। अब आप चाहें तो आप खुद भी किताब को पढ़ सकते हैं। है ना? उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं आप जो आपको पूरी किताब है उसकी पढ़ाऊँगा, उसके अंदर आपको बाकी बची हुई सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। ठीक है? तो इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर दें। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण और एनसीईआरटी का मैटर है, वो आप घबराएँ नहीं, अधिकतर मैटर जितना भी लिया जा सकता था, संभव है एक किताब के अंदर लेना, मैंने लिया हुआ है एनसीईआरटी कक्षा 11 के अंदर तीसरा अध्याय है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण एक समीक्षा। 10वीं कक्षा के अंदर चौथा अध्याय है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था और कक्षा 10 जो ओल्ड आरबीएसई है, उसके अंदर 15वां चैप्टर था, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ और इसके अलावा भारत की जो आर्थिक समीक्षा 2024-25 है, उसके अंदर से भी मैंने इसके अंदर डेटा ले रखे हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं इसको और मैं मार्किंग इसकी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है? ये जो हम क इसको क्या करेंगे स्पीडली पढ़ेंगे क्योंकि स्पीडली क्यों? क्योंकि जो मैंने बातें पहले बता दी उसको हम रिवाइज़ नहीं करेंगे।
स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई, हमने चर्चा कर ली। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का आपको लक्षण देखने को मिलते हैं, दोनों की विशेषताएँ थी। वित्तीय संकट 1991 में भारत को विदेशी ऋणों की आवश्यकता पड़ी, संकट का सामना करना पड़ा। भारत सरकार को अपने जो पुराने कर्ज थे, उनको चुकाने में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिज़र्व 15 दिन के लिए जो ज़रूरी आयत है, उसका भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था और इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था। यानी ज़रूरी कीमतों की वृद्धि, खासतौर से पेट्रोलियम क्षेत्र के अंदर जो कीमतों में उछाल आया था, इसके कारण ये समस्या और बढ़ गई। अब इस वित्तीय संकट का कारण क्या है? इसे भुगतान संतुलन का संकट कहते हैं, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन का संकट। इसका तात्कालिक कारण जैसे मैंने आपको बताया था, इसका जो तात्कालिक कारण है वो खाड़ी युद्ध था। जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था, बाद में उस युद्ध का जो क्षेत्र है वो बढ़ गया था। बहुत सारे देश हैं, वो दोनों के समर्थन में आ गए थे। तो इसके कारण भारत के विदेशी विनिमय भंडार पर 2 दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव डाले। क्या? पहला, युद्ध के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हुई और उसके कारण भारत को कम समय में तुलनात्मक रूप से अधिक विदेशी जो मुद्रा है उसका खर्च करना पड़ा और दूसरा, खाड़ी देशों में जो काम करने वाले भारतीय थे, उनके जो विदेशी मुद्रा प्रेषण में जो विदेशी मुद्रा वो भेजते थे यहाँ पे, उसमें कमी आई। तो इसके कारण 2 ये जो 2 हैं वो सबसे बड़े बिंदु थे इसके नकारात्मक। परंतु भुगतान शेष संकट इससे भी अधिक गहरी था, जिससे विदेशी ऋण बढ़ा, 8% से अधिक राजकोषीय घाटा हुआ और हाइपर मुद्रास्फीति यानी 13% से भी अधिक महंगाई बढ़ गई और इसके अलावा राजकोषीय घाटा भी 8% से अधिक हो गया और संकट की स्थिति भारत के सामने आ गई, जिसको हम 1991 का वित्तीय संकट कहते हैं। अब इससे ये तो हो गया तात्कालिक कारण, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये जो वित्तीय संकट है वो 1980 से ही शुरू हो जाता है जब देश की अर्थव्यवस्था है वो उसका जो प्रबंधन है वो कुशल नहीं था, यानी अकुशल तरीके से, ठीक तरीके से देश की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन नहीं किया गया। तो सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। जब व्यय आय से अधिक हो जाता है, यानी सरकार की इनकम कम है और खर्च ज्यादा है, तो स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। तो सरकार क्या करती है? बैंकों, जनसामान्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने को बाध्य हो जाती है। सरकार बैंकों से उधार लेगी या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं उनसे उधार लेगी या किसी तरीके के बॉन्ड जारी करेगी। वो जनता वो बॉन्ड खरीदेगी तो उसके बदले में सरकार को पैसे मिलेंगे। तो इस प्रकार के तरीके सरकार अपनाती है। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध कर लेती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है और ये डॉलर हमें अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी आप निर्यात कहीं से करेंगे तो वो डॉलर में भुगतान करेंगे, वो आपके पास होगा, उससे फिर आप अपना आयात कर पाएँगे। तो आपको अमेरिकन डॉलर्स की बहुत आवश्यकता पड़ती थी, आज भी पड़ती है। इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और महँगाई इत्यादि के कारण सरकार पर जो है वो बोझ बढ़ता रहा। समाज की ये जो कल्याण की योजनाएँ हैं, उनके कारण और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था और ये स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी। यानी सरकार जो खर्च कर रही थी समाज कल्याण के क्षेत्र में या और, उससे कोई बहुत बड़ा लाभ तो सरकार को होने वाला नहीं था। यानी सरकार का जो बजटीय घाटा है वो बढ़ता जा रहा था, राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा था और फिर उसके अंदर वो अ, जो खाड़ी युद्ध है उसके उसके कारण और भी स्थितियाँ गंभीर हो गई। इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच विचार कर प्रयोग करती। बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया। यानी प्रबंधन ठीक तरीके से नहीं हो रहा था। यानी सरकारी खर्चों को कम किया जाता, जो सरकारी संस्थान हैं, उनको ठीक तरीके से हैंडल करके उनसे आमदनी बढ़ाई जाती, तो हो सकता है संकट इतना गहरा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। विदेशों से जो कर्ज लिए गए, विदेशी संस्थाओं से जो छोटे पहले कर्ज लिए गए, उनको भी जिन क्षेत्रों में सुधार के लिए खर्च करना था, उसकी बजाय दूसरे कार्यक्रमों पर खर्च कर दिया गया, जिसके कारण बाद में उनके भुगतान का जो संकट है, वो खड़ा हो गया। अब इसके अंदर ये इससे थोड़ा-सा अलग हट के है, लेकिन मैंने बीच में डाल दिया था एमआरटीपी एक्ट 1969, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969। ये सरकार लाई थी, तो इसका उद्देश्य क्या था? ये पहले का पॉइंट है, लेकिन यहाँ इससे एक बार प्रश्न आया भी हुआ है पीछे, यूपी में आया था या शायद झारखंड में आया था। अर्थव्यवस्था में एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकना।
कि किसी भी क्षेत्र में किसी प्राइवेट क्षेत्र का सेक्टर का है वो एकाधिकार नहीं हो जाए। अनुचित व्यापार व्यवहार पर रोक जैसे मूल्य निर्धारण में हेराफेरी, भ्रामक विज्ञापन, झूठे दावे, कृत्रिम अभाव पैदा करना, सप्लाई रोकना, इन सब पर रोक। ये अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। यानी आप ज़बरदस्ती मूल्य निर्धारण है, यानी आपकी लागत से भी वा आप कुछ तो लाभ कमाएँगे ही, लेकिन बहुत अधिक यदि आप अपनी लागत से कहीं ज़्यादा लाभ कमाने की उसका अधिक एमआरपी रख रहे हैं, भ्रामक विज्ञापनों का सहारा ले रहे हैं, झूठे दावे कर रहे हैं, यानी जो क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की है ही नहीं, वो भी आप उसमें क्वालिटी बता रहे हैं, या कृत्रिम अभाव पैदा करना, यानी जैसे जमाखोरी वगैरह करके, क्योंकि आप माँग और आपूर्ति का सिद्धांत जानते हैं, जिस चीज़ की आपूर्ति कम हो जाएगी तो उसका यदि माँग ज़्यादा है और आपूर्ति कम हो जाती है तो क्या होता है, फिर उसके दाम बढ़ जाते हैं। जैसा कि हम हर बार देखते भी हैं, बहुत सारी खाने की वस्तुओं के बारे में हम देखते हैं, प्याज़ इत्यादि के बारे में, स्टॉक कर लेते हैं लोग, उसके बाद में दाम बढ़ता रहता है, जब दाम बढ़ जाता है तो अपने उचित दामों पर वो चीज़ें बेचते हैं। या सप्लाई रोकना, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना कि प्रतिस्पर्धी मार्केट बने, गुणवत्ता बढ़े चीज़ों की, उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाना। यानी जो अनुचित व्यापार प्रथाएँ हैं, इनसे उपभोक्ताओं को बचाना। इसके लिए एमआरटीपी एक्ट 1969 आया था, इसको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ताओं वाले जो आपके कानून हैं, वो उपभोक्ता का अपना पूरा चैप्टर ही है, उसके अंदर हम पढ़ लेंगे। आगे बात करते हैं। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना, ये पूरा मैं ये सोच रहा था कि अब आप सोच रहे हो कि सर ये थोड़ी-थोड़ी रिपीट सी बात आ रही है, लेकिन एनसीईआरटी की मैंने लाइनें बहुत सारी यूँ की यूँ डाल दी। क्योंकि हो सकता है किताब से डायरेक्ट प्रश्न बनाए तो वो कोई ऐसा लेंथी प्रश्न बना दे कि इसमें से तो भाषा आपको समझ में नहीं आई, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से डाल दी हैं। याद करना कुछ है ही नहीं, आपको रीडिंग लगानी है और बेसिक आपको मैंने समझा ही दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी, यानी सरकार अपना ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं है, ब्याज की राशि भी नहीं दे पा रही है और महंगाई बढ़ रही है। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल ही नहीं हो पा रहा। यानी सरकार का आयात तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन निर्यात में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही। यानी ये गैप है, वो बढ़ता जा रहा है आयात निर्यात का। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। यानी पहले से जो कर्ज लिया हुआ है, वो अब उसकी किस्तें कैसे चुकाएं, उसका ब्याज हम कैसे चुकाएं, वो भी राशि अब भारत सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार में नहीं बची है। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन इतने कड़े थे, सरकारी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि कोई भी यहाँ पर निवेश करने को तैयार नहीं हो रहा था, जिसके कारण विदेशी मुद्रा की कमी लगातार बढ़ती जा रही थी। इस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आईबीडीआई, जिसे सामान्यतः हमें विश्व बैंक, ये प्रश्न भी आता है, विश्व बैंक का वास्तविक में पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आईबीआरडी, पहले मैं कुछ और बोल गया हूँ, आईबीआरडी से सामान्यतः विश्व बैंक कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, उनका दरवाजा खटखटाया। उनसे देश को $7 बिलियन का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला, किंतु उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी। ठीक है, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इसमें से कुछ एक आध बात ऐसी है जो हमने नहीं पढ़ी, बाकी तो हमने शुरू में इसमें चर्चा कर ही ली थी। क्या-क्या शर्तें लगाई? जिसे सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको हटाएगी और अनेक क्षेत्रों में सरकार का हस्तक्षेप कम करेगी। यानी छूट मिलेगी व्यापार करने की। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। यानी विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध हटाएगी, यानी दूसरे देशों की कंपनियों को यहाँ पर अपने उद्योग धंधे स्थापित करने या भारत की कंपनियों में निवेश करने के लिए अब छूट मिलेगी। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसको हम 1991 की आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। तो 1991 की आर्थिक नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? 1991 की आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को शामिल किया गया, जिसको हम संयुक्त रूप से जिसमें एलपीजी बोलते हैं। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, पी का प्राइवेटाइजेशन और जी का ग्लोबलाइजेशन, यानी कि आपका ये हो गया उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई थी। उस समय भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इसलिए उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप इसको ध्यान में रखना, क्योंकि उस समय वित्त मंत्री तो आप ध्यान में रख लेते हो, लेकिन ये शायद आप भूल जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? और इस समय भारत के प्रधानमंत्री
पीवी नरसिम्हा राव थे। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण का निर्माण करना और निजी फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और निवेश करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। बेसिक सिंपल बात है ये। इन नीतियों को दो उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो स्थायित्वकारी उपाय और एक अल्पकालिक उपाय, संरचनात्मक सुधार। एक तो क्या होते हैं स्थायित्वकारी उपाय, यानी ये अल्पकालिक होते हैं, यानी जल्दी आपको सुधार करना है। जल्दी सुधार करने के लिए कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं, क्योंकि स्थिति संकट की है और उस समय आपको कुछ ऐसे सुधार भी करने होंगे कि बहुत जल्दी चीजें रिकवर हों। और एक ऐसे हैं संरचनात्मक सुधार जो कि दीर्घकालिक होते हैं, यानी लंबे समय में देश को प्रतिफल देते हैं ये। तो स्थायित्वकारी उपाय ये अल्पकालिक होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। क्योंकि आप ऐसे उपाय नहीं अपना सकते कि 10 साल बाद महंगाई कम हो जाएगी या 5 साल बाद महंगाई कम हो जाएगी, या भुगतान का संतुलन है वो 10 साल बाद खत्म हो जाएगा। यानी कुछ ऐसी चीजें थी, महंगाई आपको तुरंत कम करनी है, भुगतान का संतुलन आपको बहुत जल्दी जो अंतर है आयात निर्यात का या जो आपको पेमेंट करना है वो आपको जल्दी करना है, और कुछ ऐसे अपनाए उपाय अपनाए जा सकते हैं जिसके कारण लंबे समय में चीजों में सुधार हो और बाद में देश को ऐसे संकट का सामना नहीं करना पड़े। तो स्थायित्वकारी उपाय में क्या है, ये उपाय अल्पकालिक होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। रचनात्मक सुधार ये दीर्घकालिक उपाय हैं, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना, अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों की दिक्कतों को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना है। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां आरंभ की। इनके तीन उपवर्ग हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। संरचनात्मक सुधार में ये आप समझ गए होंगे वैसे बात, यानी विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो दिक्कत है, जिसके कारण उन क्षेत्रों की वृद्धि दर कम हो गई है, उसमें सुधार करना, ताकि लंबे समय में उसमें लगातार सुधार होता रहे और दूसरे देशों के साथ भारत प्रतिस्पर्धी भी बने। भारत में इस प्रकार के संरचनात्मक सुधार हों, चाहे वह आपके आधारभूत ढांचे में हो, चाहे वह आपकी टेक्नोलॉजी में हो, जिसके कारण भारत दूसरे देशों के साथ प्रतियोगिता कर सके। अब यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, ये जो चीजें चल रही हैं कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हैं, वो क्यों ऋण देते समय इस प्रकार की शर्तें लगाते हैं। तो ये वाशिंगटन सहमति से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये वाशिंगटन की जो 2-3 संस्थाएं थी उनके बीच की बात थी, इसलिए इसको वाशिंगटन सहमति बोल दिया गया है। 1980 के दशक में समाजवादी, साम्यवादी व नियोजित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों से अपील की गई। अब अपील करने वाले में आपको पता ही है कि उनका मुखिया तो कौन होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, क्योंकि वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है। का नेतृत्व करता तो वही था और आज तक वही है। 1980 के दशक में समाजवादी, साम्यवादी और नियोजित, यानी जो प्लान्ड इकोनॉमीज है, ऐसे देशों से अपील की गई कि वे निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया को शुरू करें। निजीकरण और उदारीकरण शुरू करें और इसके लिए राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को निजी हाथों में दें, यानी उनका निजीकरण करें या उसमें हिस्सेदारी है वो निजी क्षेत्र को बेचें। साथ ही अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त कर दें। अर्थव्यवस्थाओं में सरकार का जो हस्तक्षेप है, सरकार की जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, उनको आप समाप्त करें, ताकि लोग आसानी से बिना डरे निवेश कर सकें। इस रणनीति की वकालत किसने की थी? वॉशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, दूसरा वर्ल्ड बैंक और तीसरा यूएस ट्रेजरी, इसके द्वारा की गई थी। तीनों वॉशिंगटन की संस्थाएं थी, तो इसलिए इसे वॉशिंगटन सहमति के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर समाजवादी, साम्यवादी या जो प्लान्ड इकोनॉमीज हैं, नियोजित अर्थव्यवसायी हैं, उनसे अपील की गई कि आप निजीकरण करो, उदारीकरण करो अपनी अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। अब बिंदु आ गया है यहाँ पर हमारा उदारीकरण। अब मैं देख लेता हूँ कितना बड़ा वीडियो हो गया ये, है ना? ये ठीक-ठाक बड़ा हो गया। अब यहाँ से हम उदारीकरण की शुरुआत करेंगे, ठीक है? अब इसके अंदर आपका जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की थोड़ी-सी डीप स्टडी है, वो इसके अंदर हम कर लेंगे। बेसिक मैंने सारा सबका पढ़ा दिया है। यानी आगे इसमें शायद 2 वीडियो बनेंगे, 1 या 2। तो उन 2 वीडियो के अंदर आपको मैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पूरा इसका समरी है, वो आप चर्चा कर ली। डिटेल में हम किताब के माध्यम से पढ़ लेंगे। इसको पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि किताब की जो टेक्निकल कुछ आपको बातें नहीं समझ आ रही हो, वो आपको समझ आ जाएँगी। एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद।